ऑडिट के बारे में बात करेंगे हम। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का ये पेपर है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिट बेसिकली हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन या सीपीटी पास किया है और अपकमिंग अटेम्प्ट में उन्हें सीए इंटर का एग्जाम देना है। तो ऑडिट उनके लिए फ्रेश ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट है, पहले कभी नहीं पढ़ा है आपने। तो स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्टरी चीजों पे बात करेंगे। आपको सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ऑडिट क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट्स क्या होती हैं, इस तरह की जो फंडामेंटल चीजें हैं पहले उन पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर का पैटर्न देख लें कि आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका पैटर्न किस तरह का रहता है। ग्रुप 2 का ये पेपर है, 100 मार्क्स रखता है और पेपर का पैटर्न देखिए। मैं इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 30 मार्क्स, या पहले मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव पैटर्न, जिसे आप एमसीक्यूज भी कहते हैं। 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। और सब्जेक्टिव पैटर्न, जिसमें थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स का ये वेटेज रहता है। पिछले अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चंस आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट पे अगर आता हूं तो फिर से हम पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स ट्रू फॉल्स का रहता है और इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं इनटू 2 मार्क्स, लेकिन आपको इनमें से कोई 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं फ्रेंड्स। तो 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स जो है वो फिर से आपसे ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जाएगा और बाकी बचता है 56 मार्क्स। उसमें 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इनटू 14 मार्क्स और आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यहां पे आपके पास चॉइस रहेगी, आउट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 4। तो 14 मार्क्स इनटू 4, 56, 14 और 30। बहुत जरूरी है पेपर का ब्रेकअप आपकी जानकारी में होना, उसी हिसाब से फिर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हैं। 30 मार्क्स एमसीक्यूज रहेगा, 14 मार्क्स ट्रू फॉल्स रहेगा, जिसके आंसर देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन में आपको आंसर देना है। और बाकी 56 मार्क्स का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल है, जिसमें ये क्वेश्चंस हैं और ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं इनके भी हमेशा 4 पार्ट रहेंगे। हम फिर और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ये पेपर का पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ऑडिट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑडिट क्या है, लेट अस डिस्कस। बहुत ऑर्डिनरी सेंस, जनरल सेंस में अगर ऑडिट के मीनिंग के बारे में बात करें कि वास्तव में ऑडिट होती क्या है, तो आई वुड सिंपली से ऑडिट मीन्स चेकिंग। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन। ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन। मुझसे किसी ने पूछा कि ऑडिट क्या होती है, तो हमने कहा ऑडिट सिंपली मीन्स चेकिंग, ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन, ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन। बट द क्वेश्चन अराइजेस, किसकी चेकिंग, किसका एग्जामिनेशन, किसका वेरिफिकेशन? तो फिर उसके जवाब में हमने कहा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स,
documents, etc. So now I can say audit means checking, examination or verification of financial statement, books of accounts, records, documents, etc. तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये एग्जामिनेशन, ये चेकिंग आप क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेसी, ताकि हम उनकी एक्यूरेसी को, उनकी ऑथेंटिसिटी को डिटरमाइन कर पाए। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार जोड़ दीजिए तो आपको ऑडिट की एक सिंपल डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑडिट मींस चेकिंग, एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेसी, उनकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए। थोड़ा समझे आप इसको। देखिए, हम एक बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पूरे साल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी सहायता से हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और P&L तैयार करते हैं, जिससे हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सकता है। तो ये एक बिजनेस प्रोसेस है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उनसे हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से कि बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस को सही रिकॉर्ड किया है? हाउ कैन यू से कि बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस को सही से प्रोसेस किया है? हाउ कैन यू से कि एक एंटिटी ने जो बैलेंस शीट बनाई है वो सही है? हाउ कैन यू से कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो P&L तैयार किया है वो सही है? फेक भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसको चेक करना आवश्यक है। एक क्वालिफाइड पर्सन इन सारी चीजों को चेक करता है और फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम टेक्निकली ऑडिट के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप दोबारा से पढ़िए, हमने क्या लिखा है। ऑडिट मींस चेकिंग, एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन। किसका? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये चेकिंग हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर एक्यूरेसी, देयर ऑथेंटिसिटी। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ऑडिट। चलिए और बात करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। टेक्निकली ऑडिट को कैसे डिफाइन किया जाता है? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मेरे साथ लिख लीजिए आप।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ये एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन है ऑडिट की। देखिए बात करते हैं, एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको, फिर अंडरस्टैंड करेंगे। ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। फिर से पढ़ता हूं। Audit is a systematic, objective and independent examination of financial information of any entity for the purpose of expression of opinion on truth and fairness of balance sheet and P&L। चलिए ये तो हमको समझ में आ गया कि ऑडिट का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, इन सबको चेक करना। थोड़ा डिटेल में और टेक्निकली बात करते हैं। पहला वर्ड हमने लिखा है ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो सबसे पहली बात हो गई कि भाई ऑडिट क्या होती है? सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमेटिक? तो हम सिंपली बोलेंगे सिस्टमेटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। देखिए ऑडिट एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से ऑडिट करते हैं। इसीलिए ऑडिट को हमने क्या कहा? इट इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। दूसरे वर्ड पे आऊं तो हमने कहा इट इज ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। वेरी सिंपली ऑब्जेक्टिव मतलब होना चाहिए टारगेट ओरिएंटेड। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब ऑडिट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए हम ऑडिट करते हैं। इसलिए ये टारगेट ओरिएंटेड है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहा गया। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंस का मतलब है free from any kind of relation, free from any kind of interest and free from any kind of pressure। फ्रेंड्स, अब जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं तो जो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा है, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशन। उसमें किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब जब ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिटर के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा या उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा या उस पर किसी तरह का प्रेशर होगा, ही वोंट बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट इंडिपेंडेंटली। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय नहीं ले पाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझिए। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे फादर का एक बिजनेस है। क्या मैं अपने फादर के बिजनेस की ऑडिट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो गया और जैसे ही रिलेशनशिप होगा वो आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा, आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से रोकेगा। तो इसलिए ऑडिट में क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा वर्ड क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है हित, इन्वॉल्वमेंट। मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म है और मैं उसमें पार्टनर हूं। सो बीइंग अ पार्टनर एंड ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मैं उस बिजनेस की ऑडिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। या एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो जैसे ही मैं किसी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज लूंगा, मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, हित मेरा आ गया और अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं कर सकता हूं। और तीसरा वर्ड क्या है? किसी भी तरह का दबाव जो आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बैंक से या किसी कंपनी से लोन ले रखा है, पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में, और अगर वो अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी कंपनी के इनडेटेड होते हैं, ऋणी होते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है और वो फाइनेंशियल बर्डन आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से रोकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऑडिट में किसी तरह का रिलेशनशिप, इंटरेस्ट और प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
तो जब कभी भी आप किसी तरह के रिलेशन, इंटरेस्ट और प्रेशर से फ्री होंगे, उससे पता है क्या होता है, आपके डिसीजंस हमेशा अनबायस्ड होते हैं और इन्हीं अनबायस्ड व्यूज को हम ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो सिंपल वर्ड्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। डिटेल में हम इनके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप, इंटरेस्ट और प्रेशर से फ्री रहते हैं तो आपके व्यूज हमेशा इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड होते हैं, कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। फाइन। आगे लिखा है ऑडिट किसकी की जाती है, तो हमने सिंपली बोल दिया ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, परचेज, सेल, एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग, ऑडिट किसकी की जाती है, तो हमने लिखा ऑफ एनी एंटिटी। फ्रेंड्स, ऑडिट किसी भी संस्था की हो सकती है। द साइज एंड नेचर ऑफ एंटिटी डू नॉट मैटर। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई मतलब नहीं है। एक पानवाले की दुकान से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिट कंपलसरी होती है और कुछ के लिए वो कंपलसरी नहीं होती है। इसलिए हमने लिखा है ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी संस्था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेफिनेशन पे आते हैं, फॉर द पर्पस। इसका उद्देश्य क्या है, ऑडिट क्यों की जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। अब इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि मैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं, एट लास्ट मैं ऑडिट रिपोर्ट देता हूं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट के एंड में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा एंड अमंग अदर थिंग्स, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अमंग अदर थिंग्स, ऑडिटर को फाइनली अपनी यहां पर ओपिनियन देनी होती है। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो हमारी जो मार्कशीट होती है वो फाइनली हमें रिजल्ट बताती है पास और फेल के बारे में, उसमें लिखा होता है पास या फेल। सिमिलरली ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देगा तो एट द एंड, एट लास्ट वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और ओपिनियन में उसे बताना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। उसे बताना होता है कि कंपनी का P&L अकाउंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। एंड इसी रिपोर्ट से, इसी ओपिनियन से लोग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर पाते हैं कि वेदर द बैलेंस शीट इज करेक्ट और नॉट, वेदर द P&L अकाउंट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। इसलिए ये ऑडिट रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जिससे सारे यूजर्स, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, बैंकर्स हो, गवर्नमेंट हो, आरओसी हो, जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, they are going to place a reliance on the financial statement of the company based on this audit report। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में पता चलता है। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ ऑडिट। और इसीलिए हमने लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए, ऑडिट का पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन किस बारे में दी जाती है? ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। फ्रेंड्स, किसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस? बैलेंस शीट की और P&L अकाउंट की। आप जानते हैं बैलेंस शीट 31 मार्च को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और P&L अकाउंट किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी का प्रॉफिट या लॉस बताता है। तो ये एक ऑडिट की डेफिनेशन हुई कि ऑडिट क्या है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
After meaning and definition of audit, now let us talk about ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। पर्पस बोल सकते हैं आप इसे, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ ऑडिट। पहले मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूं, फिर हम टेक्निकली भी इसके बारे में बात करेंगे कि ये टेक्निकली ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज प्राइमरी? जैसा अभी हम बात कर रहे थे, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन डैश डैश डैश, यू नो, दिस इज द मेन and primary object of audit, to express an opinion on truth and fairness of financial statement. और secondary object क्या है? सो हम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। तो पॉइंट तो दो ही हैं, छोटे से हैं, लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, टेक्निकली बड़े साउंड है ये पॉइंट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट या इसे हम मेन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो आज जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं तो मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। मुझे उसकी बैलेंस शीट और P&L को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है, और चेक करने के बाद अंत में, एट द एंड, मुझे अपनी एक प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके और नॉट, क्या वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। And as far as secondary object is concerned, it is detection and prevention of fraud and errors. Now this is important, समझिएगा, fraud और error, यदि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, यदि कंपनी में कुछ गलतियां हैं, बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेडिंग P&L में कोई फ्रॉड है, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, जिन्हें हम मिस स्टेटमेंट्स बोलते हैं, उन्हें खोजना, रोकना, ढूंढना, पकड़ना, फ्रेंड्स, उसे क्या माना गया है? ऑडिटर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। क्या मानी गई है? सेकेंडरी। इट इज नॉट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। इंटरेस्टिंगली, क्यों? क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉड और एरर से बचाना, उसका डिटेक्शन, उसका प्रिवेंशन मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, न कि ऑडिटर की। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाई करना, टॉपिक्स को लर्न करना, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। टीचर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो तो प्राइमरीली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सिमिलरली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर आएगा, वो आपकी बैलेंस शीट, P&L, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको चेक करेगा, और चेक करने के बाद अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन देगा। फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उसकी लायबिलिटी का पार्ट नहीं। बात करेंगे इसके बारे में भी कि ऐसा क्यों नहीं है, क्यों ऑडिटर इसके लिए लायबल नहीं होता है, बट फिलहाल इतना ध्यान रखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। फाइन फ्रेंड्स, अगर मैं ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिवाइड करूं या डिस्कस करूं, फ्रेंड्स, जिस तरह से आप अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, वैसे ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिन्हें हम एसएस के नाम से जानते हैं, SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड SA 200 which is about
ओवरऑल ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं इसका, essay 200, इट इज अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। essay 200 में ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस बताए गए हैं, टू ऑब्टेन As per essay 200 which is about overall objectives and scope of audit, हम ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या लिखा है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात का रीजनेबल एश्योरेंस? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब मैं किसी बैलेंस शीट की ऑडिट करूंगा तो मैं उसे चेक करूंगा, जैसा मैंने कहा था, और चेक करने के बाद मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि उसमें किसी तरह की बड़ी गलतियां, किसी तरह के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहां जो वर्ड लिखा है रीजनेबल एश्योरेंस लिखा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लिखा है। मतलब ऑडिटर गारंटी नहीं देगा किसी कंपनी की बैलेंस शीट पे। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन है, बैलेंस शीट को चेक करेगा और चेक करने के बाद वो आपको सिर्फ अपनी ओपिनियन देगा। ही विल नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ही विल नॉट गिव गारंटी, ही विल गिव जस्ट रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और उसका दूसरा ऑब्जेक्ट है टू फॉर्म ओपिनियन एंड टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट हिज फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेकिंग। जो भी उसके ऑब्जर्वेशन में आए हैं, जो भी पॉइंट ऑडिटर ने ऑब्जर्व किए हैं, उनके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करना, उन्हें कम्युनिकेट करना और अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना। तो ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज के हिसाब से भी आपको ध्यान रखनी है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर ए, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। पॉइंट नंबर बी, टू फॉर्म ओपिनियन और कम्युनिकेट इन रिपोर्टिंग। फिर सी में आपका ए एंड बी बोथ हो सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू आर ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना और ओपिनियन फॉर्म करके उस पर अपनी रिपोर्ट देना। फाइन है। तो बेसिकली अभी तक दो चीजों के बारे में हमने बात की है। एक, व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। स्टॉप कर दो। क्या कह रहे हैं?